सो हम लोग बात कर रहे थे कि जो राजभाषा का हमारा दायित्व केवल राजभाषा तक नहीं है, हिंदी तक है। अब जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर ये बात तो नुकसान सबका है। क्योंकि जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो 27%, 27 से 28% चांसेस इस बात के होंगे कि आपको हिंदी भाषी लोग वहां मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि हिंदी का कार्यान्वयन क्यों क्यों होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी राष्ट्रभाषा है। क्योंकि हमारी जितनी भाषाएं हैं उनमें से जितनी राष्ट्रभाषाएं हैं हमारी, उनमें से एक हिंदी है। इसलिए जब हम जहां अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं, हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो निश्चित है कि उतना ही सम्मान हम लोगों को अपनी राष्ट्रभाषा का करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जिनको हिंदी इतनी अच्छी ना आती हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे। देखिए, हिंदी एक आवश्यकता ऐसी हो जाती है। आप चेन्नई में जाइए, चेन्नई में काम करने वाला हर कुली, चेन्नई में काम करने वाला हर चाय वाला, चेन्नई में काम करने वाला हर ऑटो वाला, सब लोग हिंदी जानते हैं। कटक से लेकर अटक तक आप कहीं भी चले जाइए, जितने भी ये काम करने वाले होंगे सब लोग हिंदी जानते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही। इसके अलावा हमारा संवैधानिक दायित्व है। संविधान ने हमें जहां अधिकार दिए हैं वहां दायित्व भी दिए हैं, और क्योंकि राष्ट्रभाषा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी सभी भाषाओं को उतना ही मूल्य दें। और विशेष तौर से क्योंकि हिंदी भारत के एक बड़े भाग में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को सारी भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में रखें। तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हमें भाषा की सुरक्षा करना आवश्यक है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे, आजकल बहुत सारे सीरियल्स OTT पे, यानी नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, इस तरह के चैनल्स पे बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं हिंदी। लेकिन अगर उनकी भाषा आप देखें तो वो इतनी खराब भाषा है, इतनी खराब भाषा है कि आप उसे, मैं तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत कुछ पेपर में पढ़ा कि ये सीरियल ऐसा है, बड़ा अच्छा है, और मैंने उसे कभी कभी देखने की कोशिश की, और 15 मिनट से ज़्यादा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि इस तरह की गालियाँ और इस तरह की भाषाएं। आप ये यकीन मानिए कि आप जिस तरह की भाषा बोलते हैं उसका प्रभाव आपके मन पर होता है। क्योंकि शब्द हमारे मस्तिष्क से आते हैं, शब्द ही आपके, जब विचार आपके बनते हैं जिस भाषा में, वो विचार शब्दों के माध्यम से बाहर आते हैं। इसलिए हम लोगों का ये भी दायित्व हो जाता है कि हम लोग भाषा की सुरक्षा करें। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी अंग्रेजी में, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी अंग्रेजी बोलते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखें लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, मैंने क्योंकि सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, इसके बाद इंडिया है। अगर आप ये स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2,26,449 लोग ऐसे हैं, 2,26,449 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। केवल 2 लाख। और अगर जो लोग कुल मिला के भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो लगभग 12.5 लाख। 12.5 लाख नहीं, 12.5 लाख नहीं, 1,25,00,000 है। 12,25,00,000, 50, 1 मिनट, 3, हाँ 12.5 करोड़ है, 12.5।
अब उनका उनका प्रतिशत कितना होता है? बहुत छोटा सा प्रतिशत है जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो अंग्रेजी भी ऐसी बोलते हैं कि बस माशाअल्लाह है, अंग्रेजों को पता लग जाए तो शायद वो भी आत्महत्या ही कर ले, जिस तरह की अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी हर जगह घुसा दी गई है। भारत का एक सैनिक, अगर कोई व्यक्ति, कोई नौजवान नवयुवक सैनिक भर्ती होने के लिए जाता है तो उसका अंग्रेजी का टेस्ट लिया जाता है। भले ही उसका निशाना कितना भी बढ़िया हो, अगर अंग्रेजी बढ़िया नहीं है तो उसको नहीं लिया जाता। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे यहाँ जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ कुछ गार्ड्स को भर्ती किया जाना था, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो किसी ने, जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसने पूछा गार्ड से कि अंग्रेजी आती है? तो गार्ड कहने लगा कि जी चोर इंग्लैंड से आएगा। मतलब अंग्रेजी आना आज के समय में हमने इतना आवश्यक बना लिया है कि पूछिए मत। अब हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदी, जैसा मैंने कहा कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता है हिंदी की, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने आपसे शेयर करूंगा। पहली बात, हिंदी आज अगर संस्कृत को छोड़ दें तो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। और जो लोग हिंदी पढ़ते और बोलते हैं दूसरी भाषाओं के मुकाबले, उनका दिमाग ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, उनका दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है। आप देखें, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी बोलते समय दिमाग का सिर्फ बायां हिस्सा सक्रिय रहता है। यदि आप हिंदी भाषी हैं और आधुनिक सभ्यता के शौकीन होकर बिना जरूरत अंग्रेजी बोलने की लत पाल चुके हैं तो जरा सावधान हो जाइए। देश के वैज्ञानिकों ने कहा कि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी भाषा बोलने से मस्तिष्क अधिक चुस्त दुरुस्त रहता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के डॉक्टरों ने, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के डॉक्टरों की है, उन्होंने कहा कि एक अनुसंधान के बाद कहा कि हिंदी भाषी लोगों के लिए मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वे अपनी बातचीत में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें और अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी भाषा होते हुए भी, हमारे पास इतनी सुंदर भाषा होते हुए भी, हम लोग दूसरी भाषाएं सीखिए आप। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप दूसरी भाषाएं ना सीखें, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों के साथ थोड़ी सी समस्या है। समस्या शुरू कहाँ से हुई? समस्या तब शुरू हुई जब हमारा संविधान बना, और हमारा संविधान जब बना तो 41 और 51 का एक सेंसस हुआ था। 1941 से 1951 के बीच का जो हमारा जनसंख्या गणना होती है, तो आपको कुछ आंकड़े आपको देता हूं कि 1941 से 51 की जनगणना के जो आंकड़े थे उनसे पता लगा कि भारत में 84% लोग अनपढ़ हैं। 84%, 84% लोग अनपढ़ हैं। और उन 84% लोगों के अलावा जो 16% लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, और उन 16% लोगों में केवल 0.2% लोग अंग्रेजी जानते हैं। 0.2% लोग उस समय अंग्रेजी जानते थे। 319 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई थी। 319 लोगों ने 24 कितने 24 घंटे या कितने उन्होंने डिस्कशन किया, और उसके बाद ये निश्चय किया गया कि भारत के लोगों का संविधान अंग्रेजी में होना चाहिए। इससे खतरनाक बात हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि जिस देश के 84% लोग अनपढ़ हों
उस देश का संविधान अंग्रेजी में हो, इससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है। क्योंकि आज अगर किसी ने किसी कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वादी और प्रतिवादी अगर दोनों अंग्रेजी नहीं जानते, विशेष तौर से उच्चतम न्यायालय में, तो उनको यही नहीं पता कि उन दोनों के वकील बात क्या कर रहे हैं। क्या जहां 68 करोड़ लोग हिंदी बोलते हों, उस देश में क्या ये दायित्व नहीं हो जाता है कि उनके फैसले हिंदी में दिए जाए। दूसरी बात, एक बहुत ही मजेदार बात यह है, देखिए शुरू से गड़बड़ कैसे हुई। आप अगर अपने संविधान में देखेंगे, वहां जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल प्रति जो है, मूल प्रति में सबसे पहले पृष्ठ पर राम दरबार का एक फोटो लगाया गया है, राम दरबार का चित्र है, और प्रियम्बल जहां से शुरू होता है वहां है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। मैं कहता हूं कि होना यह चाहिए था कि वी द पीपल ऑफ भारत, दैट वॉज इंडिया। हमारे बहुत से, जैसा मैंने कहा, 319 लोगों ने इस पर चर्चा की, और वो 319 लोग उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। जब स्वतंत्रता के बाद गांधी जी से पूछा गया कि आप अपने कमेंट दीजिए, तो गांधी जी हिंदी में बोलने लगे, तो उनसे कहा गया कि अंग्रेजी में बोलिए, तो उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। लेकिन जब वो चर्चा हुई 319 लोगों की, तो कुछ लोगों का मानना था कि आज से ही लागू हो जाए, क्योंकि कुछ गर्म दल के लोग थे, जैसे गांधी थे, पटेल थे। गांधी तो नरम दल के थे, पटेल गर्म दल के थे, लेकिन गांधी जी का भी विचार यही था कि जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। पटेल साहब का विचार ये था कि आज से ही लागू कर दिया जाए, इसके लिए इंतजार क्यों करना है, हमें प्रतीक्षा क्यों करनी है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यदि तुरंत लागू नहीं होती तो उसको लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही हमारे देश में हुआ। दो उदाहरण ऐसे हैं, एक तो तुर्की के में कमाल पाशा ने एक ही रात में अपनी भाषा लागू कर दी। रूस में जब बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, उसके बाद लेनिन पावर में आए। लेनिन ने जो पहला काम आते ही किया वो ये था कि कल से सारा काम रूसी भाषा में, रशियन में होगा। जो लोग काम कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि एक दिन में तो ये संभव नहीं है, तो लेनिन ने कहा कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि यह करना संभव नहीं है, वे लोग अपने पद छोड़कर चले जाएं, और हम इन पदों पर उन लोगों को रखेंगे जो रशियन में काम कर सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि अभी लागू किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो कहते थे कि हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी, अगर अंग्रेजी नहीं हुई तो हम लोग विश्व के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। उनका ऐसा विचार था। तो दोनों विचारों के लोग थे। दोनों विचारों के लोग जब उस पर एक मत पर नहीं पहुंच पाए, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि 15 वर्ष तक का समय दे दिया जाए, ताकि लोग जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनको हिंदी सीखने का अवसर मिल जाए और वो अपना सारा काम हिंदी में कर सके। लेकिन वो 15 वर्ष कभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि समस्या क्या होती है कि जहां चीजों को टाल दिया जाता है, उनमें उसके बाद में उनका कार्यान्वयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, भारत में स्वच्छता अभियान लागू किया गया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान यहाँ शुरू किया जाए, लेकिन उसका कार्यान्वयन कितना हुआ? आज भी कुछ शहर हैं जो बहुत अच्छा कार्यान्वयन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल कार्यान्वयन। और किसी ने मुझे कहा कि जी उसका जो चिन्ह रखा गया है, लोगो रखा गया है, वो गांधी जी का चश्मा है, और उस चश्मे पर जो दो शीशे हैं,
एक पर स्वच्छता एक पर स्वच्छ लिखा हुआ है, दूसरे पर भारत लिखा हुआ है। जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं। तो इसलिए जब कार्यान्वयन की बात आती है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस पर तुरंत अमल किया जाए। आप यदि देखें तो 90% जो बिजनेस व्यापार शुरू होते हैं वो अच्छे कार्यान्वयन न होने के कारण बंद हो जाते हैं। अब जब समय निकल जाता है, जब 15 वर्ष का समय बीत गया तो भी कुछ नहीं हो पाया। कारण ये था क्योंकि आइंस्टाइन ने एक बात कही है। आइंस्टाइन ने कहा है कि हम समस्याओं को कभी भी सोच के उस स्तर पर सुलझा नहीं सकते जिस स्तर पर हमने उनको पैदा किया था। यानी कि सोच का जो स्तर 15 साल पहले था, अब वही स्तर क्योंकि हमने लागू ही नहीं किया और इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से हमारी समस्याएं बढ़ती गई। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है, तो कुछ लोगों को ये बात समझ आई। किस किस को समझ आई, हम लोग बात करते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया में हिंदी लागू की जा रही है। ये फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है। A vast untapped pool of skilled Indian migrants should be used to teach Hindi in Australian schools and universities, according to a report made by Melbourne-based think tank Australia India Institute (AII). The report argues for the inclusion of Hindi in Australia's schools curriculum, saying it should be an essential part of the Commonwealth's Asia policy. Authored by well-known Australian journalist Hamish MacDonald, the report says Hindi was included as one of the 4 priority languages in the government's Asia White Paper last year, along with Chinese, Japanese and Indonesian. मुझे इसको देखकर एक बात और ध्यान आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और वो यूएनओ में रहे। तो आप सब लोग जानते होंगे कि यूएनओ ने 6 भाषाओं को स्वीकार किया हुआ। 6। तो हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया है, लेकिन काम किस भाषा में होता है? क्योंकि 6 भाषाओं में तो काम नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि यूएनओ का अधिकतर काम अंग्रेजी में नहीं होता, फ्रेंच में होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर ये काम फ्रेंच में क्यों होता है, जब बाकी 6 भाषाएं हैं तो फ्रेंच में ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच वासियों से मैंने पूछा, जो फ्रेंच लोग थे उनसे पूछा कि भाई आप ये काम फ्रेंच में क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि लेकिन आपने ये कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि हमने संस्कृत से सीखा, क्योंकि संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग होते हैं। और इसके साथ एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि माओ से तुम चौमनलाई हिंदुस्तान आए थे, और मैं जब संसदीय राजभाषा समिति में था तो हमारे एक एमपी थे रघुवंश प्रसाद सिंह जी, और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत नॉलेज था उनको। तो एक दिन वो मुझे बता रहे थे कि चावनलाई जब यहाँ आए तो उनको हिंदी के बारे में बताया गया और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हिंदी के बारे में। और वो कहने लगे कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि चीनी लिपि को देवनागरी लिपि पर लिख दिया जाए? क्या ऐसा संभव है? तो इस तरह का एक पत्र उन्होंने चीन जाकर भेजा।
जो पत्र आज भी हमारी हमारी संसद की पुस्तकालय में उपलब्ध है। सो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग इस बात पे विशेष ध्यान दें। सो ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आ गया। इसके अलावा आप ये देखें कि विश्व के 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी के विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक बड़े स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। आपने कल ही देखा होगा कि ट्रंप साहब मोदी साहब के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं और हिंदी में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं और सबसे ज्यादा हिंदी भाषियों को लुभाने का प्रयत्न चल रहा है। और एक और मजेदार बात आपको बताऊं कि अमेरिका का हिंदी का एलोकेटेड बजट भारत के हिंदी के लिए एलोकेटेड बजट से अधिक है। पिछले कई सालों से 14-15 का तो मुझे कन्फर्म मालूम है, क्योंकि उस वक्त हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उसमें ये तथ्य आया जब पहली बार मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि अमेरिका का हिंदी का बजट, हिंदी के लिए एलोकेटेड बजट भारत सरकार का, अगर वहाँ के डॉलर्स को रुपयों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अमेरिकन सरकार भारत सरकार से कहीं अधिक पैसा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च कर रही है। अभी कल ही मैंने पढ़ा कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक बिजनेस हिंदी कोर्स शुरू किया गया, बिजनेस हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यदि हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो हिंदी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गूगल द्वारा विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। गूगल के जो पहले सीईओ थे एरिक श्मिट, उनका नाम था। एरिक श्मिट जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने अपने सभी गूगल के कर्मचारियों से, वहाँ किसी वजह से मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला, और एरिक श्मिट ने कहा कि यदि आपको विश्व बाजार में ठहरना है, विश्व बाजार में अपनी जगह बनानी है, तो आप सबको हिंदी सीखनी होगी। हिंदी सीखना आपके लिए आवश्यक है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि अभी अभी गूगल ने निर्णय किया है, चंद्रकला मैडम जानती हैं इस बात को, मेरी बेटी गूगल में काम करती है और वो सीनियर स्ट्रेटजिस्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ हाथ रहता है गूगल की नीतियां बनाने में। हालांकि जब तक वो पब्लिक नहीं हो जाती वो हमें भी नहीं बताती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने नेट पे पढ़ा था कि जो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम कर रहा है, क्योंकि आगे का ज़माना जो है कंप्यूटर से निकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल ने अपनी रिसर्च के आधार पे, अपने शोध के आधार पे ये निर्णय किया है कि इसके लिए हमारा बेस संस्कृत रहेगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आप किसी वाक्य के शब्दों को किसी भी क्रम में रखें, उसका अर्थ वही होगा। क्योंकि आगे क्या होगा, अभी तक तो हम लोग ट्रांसलेशन से काम चला रहे हैं, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। हम जब उसको कोई आदेश देंगे, कोई कमांड देंगे, तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी तरह से भी शब्दों को बोल दें, वो उसके अर्थ को ग्रहण कर ले। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल उनको देना चाहूँगा, छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि, इसको संस्कृत में कहेंगे अहम विद्यालयम गच्छामि।
अब आप उसको अहम विद्यालयम गच्छामि लिखिए, या गच्छामि विद्यालयम अहम लिखिए, या विद्यालयम गच्छामि अहम लिखिए, या विद्यालयम अहम गच्छामि लिखिए, किसी प्रकार से भी लिखिए, उसका अर्थ वही रहेगा जो आपने, जो मूल वाक्य का अर्थ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत पे भी ध्यान दें। अभी ये बात इसलिए आई क्योंकि मेरा ग्रैंडसन है, मेरी बेटी का बेटा है, तो उसको 5वीं क्लास में एक भाषा चुननी थी। तो वो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा क्या इसको संस्कृत आप पढ़ा सकते हैं? तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा, लेकिन दूसरी भाषा जब दूसरे बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर ये संस्कृत क्यों कर रहा है? तो उसने कहा नहीं, आगे संस्कृत ही होने वाली है। मुझे ये भी याद है कि एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ आईटी के कुछ लोग आए हुए थे जर्मनी से। उन्होंने ये कहा था कि 2035 तक कंप्यूटर की भाषा संस्कृत ही होगी, और जब कंप्यूटर की भाषा संस्कृत हो जाएगी तो दुनिया भारत की तरफ देखेगी कि वो विश्व को संस्कृत के विद्वान उपलब्ध करवाए। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो, 2035 कोई बहुत दूर नहीं है, 15 वर्ष की बात है। एक समय था जब चीज़ों को घटने में बहुत देर लगती थी, लेकिन अब जो संचार क्रांति है उसमें बदलाव होने में बहुत देर नहीं लगती। 15 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बहुत ही छोटा स्पैन है, बहुत ही छोटा एक कालखंड है जो देखते देखते चला जाएगा। हम लोग पहले इस बात का भी विश्वास नहीं करते थे कि मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, या जब से ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं आजकल, तो जो गूगल ने गूगल होम निकाल दिया या दूसरे अलेक्सा, इस तरह के सारी चीज़ें आ गई हैं। और अगर आप उनको देखें, मैंने उनको देखा है व्यक्तिगत रूप से ट्राई करके, तो अगर आपको टिकट बुक कराने के लिए कहना तो वो टिकट बुक कराने के लिए एजेंट से इस तरह बात करते हैं कि एजेंट को ये समझ नहीं आता कि ये कोई गैजेट है या कोई व्यक्ति बात कर रहा। तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हिंदी का कार्यान्वयन करें। मैं राजभाषा तो ठीक है, एक हमारा संवैधानिक दायित्व है, और आपके कार्यालय ने भी आपको कहा है, आपके राष्ट्रपति जी के आदेश भी हैं, सारे ठीक, वो सही। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारा व्यक्तिगत रूप से भी कुछ दायित्व है। अब देखिए कि पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर है, क्योंकि भारत का मध्यम वर्ग 50 करोड़ का मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग सबके आकर्षण का केंद्र इसलिए होता है कि जो आम खरीदारी की, आम बाजार की वस्तुएं हैं, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग द्वारा खरीदी जाती हैं। इसलिए इस मध्यम वर्ग को कोई भी आज अनदेखा नहीं कर सकता, और इसीलिए दुनिया हिंदी सीखने की ओर बढ़ रही है। आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि विश्व बैंक की वेबसाइट हिंदी में बनाई गई है और आपके सामने है। तो विश्व बैंक को भी समझ आ गया, ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आ गया, अमेरिका को भी समझ आ गया, गूगल को भी समझ आ गया। मुझे तो बहुत पहले आ गया था, समझ नहीं आया तो सिर्फ भारतीयों को ये भी समझ आना बाकी है। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ये हुई कि जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने एक साजिश रची, जो लॉर्ड मैकाले के भाषण के रूप में आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने उसका छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये पूरी की पूरी स्पीच अगर आप सुनना चाहें या पढ़ना चाहें तो गूगल पर, यूट्यूब पर उपलब्ध है। लॉर्ड मैकाले ने लिखा है कि मैंने भारत की ओर छोर की यात्रा की है
पर मैंने एक भी आदमी नहीं देखा जो भीख मांगता हो या जो चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी है, उच्च उदात्त नैतिक मूल्यों को देखा है, हाई मॉरल वैल्यूज। इस योग्यता और मूल्यों वाले भारतीयों को कभी कोई जीत नहीं सकता, यह मैं मानता हूं, तब तक जब तक कि हम इस देश की रीढ़ ही न तोड़ दें। और भारत की यह रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें, उसकी संस्कृति को बदलें, ताकि भारतीय ये सोचे कि जो भी विदेशी है बेहतर है, ताकि वे सोचने लगे कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं से महान है। इससे वे अपना आत्मसम्मान खो बैठेंगे, अपनी देशज जातीय संस्कृति भूलने लगेंगे, और तब वे वह होंगे जो हम चाहते हैं, सचमुच का एक आक्रांत और पराजित राष्ट्र। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए। और लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा कि हम एक ऐसी फौज तैयार करना चाहते हैं जो दिल से भले ही हिंदुस्तानी हो, दिल से भले ही भारतीय हो, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। और आज हमें उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी समस्याएं क्या है।